हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 के बारे में। तो सबसे पहले इसका हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं कि इसका संक्षिप्त परिचय क्या है। संक्षिप्त परिचय की बात करते हैं। संक्षिप्त परिचय में जैसे कि याद आता है कि संविधान के भाग 18 में इस अनुच्छेद का वर्णन है। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। देश में जब जब भी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है और जब भी यह राष्ट्रपति को यह महसूस होता है कि हमारे देश पर खतरा है जो हमारी भारत की शांति और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर क्या करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। ठीक है, तो चलिए संक्षिप्त में देखते हैं इसको कि राष्ट्रपति को जब यह खतरा महसूस होता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की शांति व स्थिरता प्रभावित होती है, तब भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर क्या करेंगे? अनुच्छेद 352 के तहत क्या करेंगे? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करेंगे। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किया गया है कि राष्ट्रपति तभी ऐसा कर पाएंगे जबकि मंत्रिमंडल का लिखित प्रस्ताव मंत्रिमंडल के द्वारा भेजा गया हो राष्ट्रपति को, अन्यथा नहीं। इसका अपवाद भी है, लेकिन देखते हैं चलिए कि इसमें से 3 वर्ड इम्पोर्टेंट है: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो जो सशस्त्र विद्रोह शब्द हैं, सशस्त्र विद्रोह शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रखा गया है। इससे पहले इसके स्थान पर कौन से शब्द थे? आंतरिक अशांति थी। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में जब युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है, तो युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है, तो इस स्थिति को किसके नाम से जाना जाता है? आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अब आपात उपबंध किससे लिए गए हैं? तो आपात उपबंध किससे लिए गए हैं, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ये इतना इसका संक्षिप्त परिचय है। चलिए इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आपात की घोषणा कितनी बार की गई है अनुच्छेद 352 के तहत। चलिए अब देखते हैं कि आपात की घोषणाएं। तो आपात की घोषणाएं अनुच्छेद 352 के तहत अब तक 3 बार की गई हैं। कब कब की गई हैं? एक हो गया, दूसरा और तीसरा। तो 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968।
ठीक है, पहला आपातकाल लागू हुआ। तो पहला आपातकाल लागू हुआ, इसके राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अब कारण की बात करते हैं कि क्यों लागू किया गया। तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के नेफा पर हमला कर दिया था, इसके कारण पहला आपातकाल लागू किया गया। तो ये याद होना चाहिए आपको कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के नेफा पर आक्रमण किया, इसके कारण आपातकाल लगाया गया। चूंकि बाह्य आक्रमण था, इसलिए इस आपातकाल को क्या कहा जाएगा? बाह्य आपातकाल कहा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा 3 से 17 दिसंबर 1971 को लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध, अघोषित का मतलब समझते हैं, घोषणा नहीं की, बिना घोषणा के ही अघोषित युद्ध छेड़ दिया। तो इसका कारण क्या था? पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ना। ठीक है, ये दूसरा आपातकाल हो गया। अब तीसरे आपातकाल की बात करते हैं। तो तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगाया गया। क्यों लगाया गया? आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति से कुछ ध्यान आया? आंतरिक अशांति से ये ध्यान आया कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों को हटा करके उसके स्थान पर कौन से शब्द रखे गए हैं? सशस्त्र विद्रोह शब्द। ठीक है, तो इस टाइम पे कौन थे? आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में राजनीतिक परिस्थिति या आंतरिक अशांति के कारण क्या किया था? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी थी, ताकि वह अपने विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर सकें। ठीक है, इससे संबंधित एक वाद है, मिनर्वा मिल्स केस। कौन सा है? इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित है, इसलिए आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। मिनर्वा मिल्स मामला। ठीक है, कौन सा है? 1980 में आया था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आपात की अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को क्या किया जा सकता है? उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो केस है इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं उस उद्घोषणा की प्रक्रिया एवं अवधि की बात करते हैं। तो प्रक्रिया एवं अवधि। तो घोषणा की प्रक्रिया क्या होगी? इसकी प्रक्रिया होगी कि राष्ट्रपति तब तक उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि मंत्रिमंडल का लिखित प्रस्ताव उसे ना भेजा जाए। ठीक है, यह संविधान यह किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह किया गया। ठीक है, अब देखते हैं उद्घोषणा के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस किसका बहुमत होना चाहिए? उपस्थित व मतदान करने वाले उपस्थित
तथा कर दें यहाँ पे, ठीक है। उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। संसद के प्रत्येक सदन की सदस्य संख्या का कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। अब ये प्रस्ताव भेजा गया, तो जो ये प्रस्ताव है वह संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है। जब प्रस्ताव प्रत्येक सदन के समक्ष रखा गया, यदि इसका अनुमोदन 1 महीने के अंदर हो जाता है, कितने महीने के अंदर? इसका अनुमोदन 1 महीने के अगर अंदर हो गया तो यह कब तक बना रहेगा? 6 महीने तक बना रहेगा। और यदि इसका अनुमोदन 1 महीने के अंदर नहीं हुआ तो यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब पढ़ते हैं कि उद्घोषणा प्रक्रिया की समाप्ति। अब प्रक्रिया की समाप्ति को देखेंगे, ठीक है। तो प्रक्रिया की समाप्ति को देखते हैं कि प्रक्रिया तो ऐसी उद्घोषणा, ठीक है, ऐसी उद्घोषणा किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा दूसरी उद्घोषणा के तहत समाप्त की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसी उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय दूसरी घोषणा से समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब ये इसको नोट करना हो तो नोट कर लें, फिर इसके आगे चलते हैं तो देखते हैं कि मूल अधिकारों का प्रभाव, मतलब अनुच्छेद 352 का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव है ना, कहाँ कहाँ पर पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये आता है कि इसका प्रभाव जो होता है, इसके प्रभाव से जो देश का संघीय ढांचा है वह क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखें इसमें कि संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है, राष्ट्रपति को असाधारण व विशेष शक्तियां प्रदान करता है ये अनुच्छेद। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति को असाधारण व विशेष शक्तियां प्रदान करता है। अब तीसरे में आएगा कि विधायिका का जीवन प्रभावित होता है, विधायिका का जीवन प्रभावित होता है, व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर भी इसका प्रभाव होता है। तो चौथा, मूल अधिकारों पर प्रभाव होता है, ठीक है, मूल अधिकारों पर प्रभाव। और फिर इसके साथ ही साथ केंद्र राज्य संबंधों पर भी यह प्रभाव डालता है। तो केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, ठीक है। अब इस प्रभाव में जो ये 3 हैं कि पहला हो गया केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं अपन, और मूल अधिकारों पर प्रभाव इसको देखते हैं। और फिर जो क्या है अनुच्छेद, हाँ, केंद्र राज्य संबंध हो गया, लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल
के संबंध में प्रभाव देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, प्रभाव, तो केंद्र राज्य संबंधों पर यह प्रभाव होता है कि संसद किसी राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है संसद को। संसद किसी भी राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, संसद किसी भी राज्य के किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश जारी कर सकती है। कार्यकारी निर्देश जारी कर देगी, लेकिन इससे ये नहीं होगा, यद्यपि जो उसकी वहाँ की क्या रहती है, राज्य सरकार होती है, उसको निलंबित नहीं किया जाता। ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरे में क्या हुआ कि संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। कानून बना देगी, लेकिन वहाँ की जो राज्य विधायिकाओं का जो कानून मतलब विधायिकाएं होंगी वो निलंबित नहीं होंगी। ठीक है, अब तीसरा आता है कि यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, संसद के सत्र ना रहने पर राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ सब लिखना है पॉसिबल नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी जब मैं बोलती हूँ तो आप नोट करते जाइए। ठीक है, जारी कर सकता है, ये हो गया केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। और इसका एक पॉइंट है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले संवैधानिक वितरण, जो कर का संवैधानिक वितरण होता है, उसे संशोधित कर सकता है। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य कर के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नोट कर लें। अब देखते हैं कि लोकसभा प्लस विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। तो लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा विधि बनाकर इसके सामान्य कार्यकाल से एक बार में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, चाहे जितने भी समय तक। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से संसद द्वारा, सामान्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। ठीक है, याद है, कार्यकाल से संसद द्वारा विधि बनाकर
एक बार में 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कितने भी समय तक, कितने भी समय तक। ठीक है, लेकिन हर बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से संसद क्या कर सकती है, विधि बना करके राज्य विधायिकाओं का, राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल भी एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो ये तो हो गया कार्यकाल। अब देखते हैं कि मूल अधिकारों पर प्रभाव। तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया है। तीसरा है मूल अधिकारों पर प्रभाव। सभी को मूल अधिकार एक यूपीएससी का विस्तृत एरिया है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मूल अधिकारों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए या अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपको बार बार देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो मूल अधिकारों का, तो आपात के संबंध में, आपात जब लागू होता है तो आपात के संबंध में मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आपात में मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब आपातकाल पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कौन कौन से अनुच्छेद करते हैं, तो अनुच्छेद 358 और 359, ये दो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 358 और 359 क्या करते हैं, मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। ठीक है, 358 क्या करता है कि अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 358 क्या है, 58 में क्या है कि इसमें सिर्फ अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 शेष मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। शेष मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, वो भी किस किस अनुच्छेद को छोड़कर, तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। ठीक है, तो ये रहा अनुच्छेद 352। इसकी अगली क्लास में पढ़ेंगे हम 356 अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन के बारे में। मेरी ये क्लास बहुत दिन के बाद हो रही है, कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब मेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो देखना ना भूलिए। दीक्षा क्लासेस, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन। जय हिंद, जय भारत।